हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। जो हमारी सीरीज़ चल रही है वन डे वन चैप्टर की, उसके साथ ही साथ मैं आज से आपको एक नया मॉडल पेपर का एक सेट लेकर के आऊँगी और उसको फटाफट हम लोग करीब 40-50 प्रश्न रोज़ करेंगे, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस और तेज़ हो जाए। अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए, अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है और डेली आपको मॉडल पेपर के रूप में मॉडल क्वेश्चन पेपर इस तरह से आपको मिलते रहेंगे, जिसका कि हम लोग बहुत जल्दी से आंसर भी बताऊंगी और साथ में मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपसे कहूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, तो बढ़ते हैं आज से हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में जिंक का प्रमुख कार्य क्या है? प्रश्न अगर आपको जैसे भी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का डीएनए और आरएनए का संश्लेषण, दृष्टि और हड्डी एवं स्वास्थ्य। तो मानव शरीर में जिंक का क्या प्रमुख कार्य है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट होता है। यहाँ पर डीएनए तथा आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा? जिंक के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो मानव शरीर में जिंक है उसका कार्य क्या है? डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करना। जिंक हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को संपन्न करने हेतु एक अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट खनिज लवण है ये, और यह शरीर की सभी कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। यह कई एंजाइम्स में कोफैक्टर्स के रूप में भी कार्य करता है। यह शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान करता है, साथ ही प्रजनन अंगों को सुचारू रूप से चलाने का कार्य भी करता है। और जो जिंक है हमारा, वो क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेट का मुख्य तत्व है। ठीक, यह आँखों के आइरिस, रेटिना तथा लेंस में पाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसका कि वजन कितना होना चाहिए? अगर एक वयस्क है तो जो हमारी ICMR जो मतलब जो नई वाली जो RDI है उसमें जो स्टैंडर्ड वेट रखा गया वो उसमें 65 मेन का और 55 वुमेन का है, ये आपको याद रखना चाहिए। और उसी के अनुसार जिंक की मात्रा भी अगर आप देखेंगे तो एक जैसे एडल्ट है कोई अगर, तो उसको जिंक की कितनी मात्रा दी जानी चाहिए? तो उसको आपको 17 mg जिंक की आवश्यकता होती है अगर वो एडल्ट है, और अगर एडल्ट मेल है और अगर फीमेल है तो 13.2 mg। ये मैं आपको 2020 का RDA बता रही हूँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से खाद्य पदार्थ में क्लास्ट्रोडियम बोtulinum विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकती है? कम अम्लीय खाद्य पदार्थ, अधिक अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, बेकरी खाद्य पदार्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि डिब्बाबंद जितने भी आपके पदार्थ होते हैं उसमें क्लोस्ट्रिडियम बोtulinum विषाक्तता पैदा हो जाती है। ये डिब्बाबंद पदार्थों में होता ही है। ठीक है, और इसको अगर इसका जो असर अगर बॉडी में अगर हो जाता है तो यहाँ तक कि इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, और ये सड़े गले भोजन पर होने वाले बैक्टीरिया के कारण ऐसा होता है, जिसका नाम क्या है? क्लास्ट्रीडियम बोtulinum। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्न पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर इंसुलिन का प्रमुख प्रभाव विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लूकोज के प्रयोग की घटना है। बिल्कुल है। ठीक, फिर इंसुलिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव ग्लाइकोजन निर्माण की दर को घटाना है। तो इसमें आप देखेंगे तो जब इस प्रश्न को ध्यान से देखें आप, कार्बोहाइड्रेट चयापचय मतलब कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन का प्रमुख प्रभाव विभिन्न ग्लूकोज के लिए ये काम करता ही है। आप हम सभी को पता है इंसुलिन। ठीक, इंसुलिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव ग्लाइकोजन निर्माण की दर को घटाना नहीं है। ठीक है, क्या उसको बराबर रखना, या उसके निर्माण की बॉडी में आपके इंसुलिन का निर्माण, अगर इंसुलिन अच्छे से स्रावित हो रहा है तो क्या ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। इसमें पूछा है कि कौन सा सत्य है, तो सत्य हमारा यही वाला, ये वाला असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोलाइन
यह एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। असंगत, असंबंधित, गलत, सही। प्रोलाइन, प्रोलाइन क्या एसेंशियल जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं उसमें आता है? नहीं, ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स में नहीं आता है, ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंतर्गत आता है। तो इसलिए ये जो है आपका प्रोलाइन वाला क्वेश्चन, प्रोलाइन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है तो आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। तो यह कथन क्या है, सही है कि गलत है? तो यह कथन सही है। ठीक, यह अनावश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है, आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की आदतों को बदलना, श्रम बचत, साधनों का प्रयोग करना, कार्यमूलक स्थान का संगठन, कार्य संक्रियता में निपुणता एवं विकास। ठीक है, तो यह सिंपल सा प्रश्न है। कार्य सरलीकरण क्या है? कार्य करने की आदतों को बदलना ही क्या कहलाता है? हमारा कार्य सरलीकरण कहलाता है। कम से कम समय, शक्ति और धन, मतलब इन सारी चीज़ों का कम से कम व्यय करके हम अधिक से अधिक आउटपुट लेकर के आए, तो वही क्या है हमारा वर्क सिंप्लीफिकेशन है। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा पहले से निर्धारित व निश्चित पाठ्यक्रम, सीखने वाले की रुचि पर आधारित नहीं, सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर, विषय विशेषज्ञता। तो हम सभी जानते हैं प्रसार शिक्षा ये क्या है कि रुचि का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, तो उसको आवश्यकता होगी तभी सीखेगा, उसको इंटरेस्ट होगा तभी सीखेगा। अच्छा, यहाँ रुचि तो थी लेकिन आधारित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। और फिर अगला है कि खाने से कब्ज नहीं होता। क्या चीज़ खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है? जंक, तले खाद्य पदार्थ, रेशे और परिष्कृत अनाज। तो हम सभी जानते हैं कि जितना ही ज़्यादा हम लोग रफेज खाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हमारा नहीं होगा। ठीक है, और ये जो रफेज हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? वेजिटेबल स्टार्ची पार्ट्स, सेल्यूलोजिक पार्ट जो कि हमारे वेजिटेबल और फ्रूट्स में हमें देखने को मिलते हैं, उनसे अच्छी मात्रा में हमें रफेज प्राप्त होते हैं। अक्सर रॉ वेजिटेबल्स एंड रॉ फ्रूट्स, इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में रफेज पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बासी ब्रेड में आमतौर पर असर होता है, किसका असर होता है? अच्छा, जो बासी ब्रेड है उसमें तो बैक्टीरिया ही लगते हैं। ठीक है, लेकिन उस बैक्टीरिया में भी एक विशेष बैक्टीरिया है जो कि ब्रेड नाम से पूछ लिया। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे जब आप प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, तो बासी ब्रेड में डायरेक्टली पूछ लिया है कौन सा आपका असर करता है? मोल्ड, बैक्टीरिया, कीड़े, वायरस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है? मोल्ड करेक्ट आंसर हो जाता है। ये पतले तार की तरह सूक्ष्म जीवाणु हैं, जैसे पतले पतले तार होते हैं, जीवाणु हैं, और क्या करते हैं? ये ज़्यादातर अंधेरे, अंधकार या नमी वाली जगह पर पनपते हैं, और ये भोजन के ऊपर, ये अनाज में भी लग जाते हैं। ठीक है, और मुरब्बा, डबल रोटी आदि इन सारी चीज़ों में लग जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता निम्न में से कैसे वस्त्र पहनने? आड़ी धारी वाले, ठीक, लंबी धारी के वस्त्र, आड़ी धारे वाले ये हो गए, लंबी धारी के ये हो गए, फूलों तथा बड़ी पत्तियों वाले, चार खाने वाले इस तरह के हो गए, फूलों बड़ी पत्तियों वाले, बड़े बड़े पत्तियों वाले, इस तरह के वस्त्र हो गए। तो हम सभी जानते हैं अगर लंबी स्त्री है तो उसको कैसे, छोटे कद की स्त्री है तो उसको लंबी धारी के वस्त्र पहनने चाहिए, जिससे क्या हो कि उसकी लेंथ ज़्यादा लगे। और अगर प्रश्न में आ जाता है छोटी मोटी, तब भी लंबी धारी वाली ही रहेगा, क्योंकि जितनी लंबाई रहेगी उसी के साथ साथ क्या होगा, जो मोटाई होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। बेंडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर नापने का एक यंत्र है। बेंडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर, जिसने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया है। तो प्लीज़ अगर आप सब अगर नए हैं तो मेरे पुराने वीडियोज़ देखें, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और आप उनको देखें और उनका अध्ययन करें। ठीक है, तो बेंडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर क्या है? ये SDA को नापता है, BMI को नापता है, BMR को नापता है, MMR को नापता है। तो जो बेंडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर है ये आपके BMR को नापने का एक यंत्र है। मैंने इसके बारे में अच्छे से बताया है जब पिछले वीडियो में कि यह बेंडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर किस प्रकार से काम करता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी विशिष्ट परिस्थिति या समूह या व्यक्ति की विशेषताओं को ठीक से चित्रित करने का अध्ययन है। क्या है? अन्वेषणात्मक, प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक, सभी। तो ये जो है आपका, इसमें आपका सभी, अगर सब बात करते हैं हम कि
आपकी विशिष्ट परिस्थिति समूह या व्यक्ति की विशेषताओं का ठीक ठीक से चित्रित करने का अध्ययन। मतलब अन्वेषणात्मक की बात अगर हम करें, ये एक्सपेरिमेंटल हो गया, एक्सप्लोरेटरी हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, ये तीनों प्रकार के जब विशिष्ट परिस्थितियाँ होती हैं तो सभी प्रकार के एक्सपेरिमेंट होते हैं। अगर हम कहें कि अगर अपने कोरोना को ही अगर हम ले लें तो जो विशिष्ट परिस्थिति आई है उसे हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, उपयुक्त सभी। और आपका 12वां प्रश्न है, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें अक्सर नाजुक स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें लंबे समय तक खाना पकाने के समय की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अंडे, फल या मछलियाँ। तो ब्रायलिंग, ग्रिलिंग, स्टीमिंग, पोचिंग। ठीक है, तो पोचिंग भी नहीं होगा क्योंकि उसमें पानी में डायरेक्ट, पोचिंग में एग की पोचिंग की जाती है, हम लोग जानते हैं। ग्रिल करना, ग्रिल कर दिया आपने, रॉड मतलब किसी चीज़ पर लगा करके, अंगारे के ऊपर रॉड पे लगा के ग्रिल किया। और ब्रायलिंग भी उसी प्रकार का ही, ग्रिलिंग जैसा ही मेथड है। स्टीमिंग ही एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, भाप दे रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या, जो स्टीमिंग में क्या होता है, 100 डिग्री से नीचे ही रखे रहते हैं, रख करके चीज़ों को पकाते हैं जिससे कि उसके कम से कम पोषक तत्वों का ह्रास होता है। ICMR 2010 के अनुसार एक वयस्क आदमी के लिए जस्ता RDA की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अच्छा, इन्होंने 2010 बताया है, मैं आपको 2020 बताऊंगी। ठीक है, तो जो अभी ICMR 2020 के अनुसार एक वयस्क आदमी के लिए जस्ते की मतलब RDA जो वो है, उसमें निर्धारित मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो जो हमारी 2010 के अनुसार थी वो 12 मिलीग्राम प्रतिदिन। अच्छा, वयस्क आदमी पूछा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैन पूछा है कि वोमेन पूछा है। तो अगर अब के टाइम से हम देखेंगे तो इस टाइम जो हमारी जिंक की मात्रा है वो 2020 में, ठीक है, 2020 वाले में इसको कितना कर दिया गया है, ये मेन के लिए है 17 mg। ओके, और फीमेल के लिए आपकी अगर वोमेन की बात करते हैं तो ये हमारी हो जाती है 13.2 mg। ओके, ये हमारी 13.2 mg, 2 तरह की ये हो जाती हैं। फिर बढ़ते हैं अपने अगले, तो ये मैंने आपको 2020 का बताया है, ये तो 12 ग्राम आपका 2010 उस पुराने हिसाब से है। तो इससे हम ये क्या समझेंगे कि इसमें बढ़ाई गई है आपकी जिंक की मात्रा, mg पर डे। ओके, अगला है ट्राइजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है। तो ट्राइजिल टेस्ट की जब भी हम बात करेंगे तो भोजन का ज्ञानेंद्रियों से देख करके, छू करके जो हम भोजन का मूल्यांकन करते हैं वो क्या है, हमारे भोजन के ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मूल्यांकन, वो क्या हमारा ट्राइजिल टेस्ट में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंडे में बायोटीन के साथ पाया जाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए। तो अंडे में आपके बायोटीन के साथ जो प्रोटीन पाया जाता है उसका क्या नाम है, उसका नाम एवरडिन है। और अंडा हम लोग क्या करते हैं, बायोटीन जब अंडे को बॉयल करके खाते हैं तो उसमें क्या होता है, बायोटीन फ्री हो जाती है, जिससे कि हमें क्या होता है, नुकसान नहीं करता है। तो इसीलिए कच्चे अंडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मैं बताऊँ आपको कि एक अंडा, अगर एक एग है तो उसका वजन कितना होता है, 40 से 50 ग्राम के करीब उसका वजन होता है एक अंडे का। और उसमें आपका 30% उसमें योक होता है, 30% क्या होता है, योक, मतलब जर्दी अंडे की होती है। और आप 58%, थोड़ा इसको बड़ा करती हूँ, 58% आपका जो वाइट पार्ट होता है, एग वाइट जो होता है वो कितना होता है, 58% होता है। और 12% में आपका अंडे का बाह्य आवरण होता है। बाह्य आवरण किस चीज़ से, अंडे का होता है। और एवरडिन कहाँ होता है, एवरडिन हमारे सफ़ेद वाले पार्ट में उपस्थित होता है, जो बायोटीन के साथ जुड़कर उसे अक्रियाशील बनाता है। ठीक है, तो अंडे को पकाने के से ताप के प्रभाव से एवरडिन डीनेचर हो जाता है। ओके, डीनेचर मतलब कि वो जो नुकसान करने वाली उसकी प्रवृत्ति है वो ख़त्म हो जाती है। तो अंडे में बायोटीन के साथ पाया जाने वाला जो मैंने अभी आपको ये बताया था कि एवरडिन किसमें पाया जाता है। और 30% योक है आपका, 58% एग वाइट है और 12% में बाहरी लेयर है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों चीज़ें हो जाती हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का नियम नहीं है। विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है। विकास आपका
अवस्थाओं की ओर अग्रसर, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता और विकास के प्रतिमान की भविष्यवाणी की जा सकती है। आप आंसर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होता है ये ऑप्शन नंबर सी होता है। विकास का एक निश्चित क्रम से नहीं होता है, ठीक है, जो नहीं लिखा है इसीलिए ये यहाँ पर करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन में भी विकास का नियम नहीं है पूछा है। अगला प्रश्न है, मुर्गी के अंडे में कितने ग्राम प्रोटीन होते हैं? तो मुर्गी के अंडे में, ये जो पूरे संपूर्ण मुर्गी के अंडे में 12 से 14 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका इसमें इन्होंने करेक्ट आंसर बताया है वो आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो 12 से 14 ग्राम में 13.3% उसके अंतर्गत ही आ जाता है। लेकिन अगर हम एक वाइट की सिर्फ बात करें तो अंडे के सफ़ेद भाग में ही केवल 10 से 12% प्रोटीन सिर्फ सफ़ेद भाग में ही पाई जाती है। तो संपूर्ण अंडे की बात करेंगे तो 12 से 14% और केवल सफ़ेद वाले भाग की बात करते हैं, एग वाइट की बात करते हैं तो उसमें 12 से 14% प्रोटीन पाई जाती है। निम्न में से क्या निम्न माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है? सिलाई कढ़ाई, पारिवारिक व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो यहाँ पर आपका ये पारिवारिक व्यवस्था जो है वो माध्यमिक की कक्षा में शामिल नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कैल्सीटोनिन अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। तो कैल्सीटोनिन जो है वो 8 अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड है, ठीक है। वसीय अम्लों के जो आपका ये है, साबुन में बार बार धुलने पर पीले पड़ जाते हैं, इसका क्या कारण है? कपड़े जैसे साबुन पे बार बार हम धुलते हैं तो उसका क्या कारण है? तो कास्टिक सोडा, ब्राइन, सक्रिय पदार्थ और रेजिन, ठीक है, रेजिन, ठीक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी रेजिन होता है। तो वसीय अम्लों के लवण को साबुन कहते हैं। क्या? वसीय अम्लों के लवण को क्या कहते हैं? साबुन। और साबुन के निर्माण में वसा एवं क्षार भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेंच चॉक, सोप, स्टोन, स्टार्च, सोडियम, सिलिकेट, नमक, रेजिन आदि का भी प्रयोग किया जाता है। ये पदार्थ साबुन की मात्रा को बढ़ाने, ठोस करने तथा भराव करने के काम आते हैं। ओके, तो किसके कारण वस्त्रों का रंग पीला हो जाता है? तो रेजिन के कारण। गर्भ धारण करने की निश्चितता का कब पता चलता है? उल्टी होना, पेट का बढ़ना, मूत्र में हार्मोन का निकलना, और डी है आपका रक्तचाप। तो हम सभी जानते हैं कि जब मूत्र में हार्मोन्स के पॉजिटिव होने पर ही हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं, उसी से कंफर्म होते हैं। तो मूत्र में हार्मोन्स का मिलना और जो ये है, इसके लिए प्रयोगशाला जांच में मूत्र की जांच की जाती है और सामान्य रूप से सुबह उठकर प्रथम बार होने वाले पहले मूत्र की जांच करानी चाहिए। अब मार्केट में स्ट्रिप्स भी मिल जाती हैं। एक अच्छा लेबल निम्नलिखित में से संबंधित जानकारियां प्रदान करता है। कपड़े में तंतु का अंश, परिसज्जा का प्रकार, सफाई और धोने की विधि, उपयुक्त सभी। तो एक जो अच्छा लेबल, जो कपड़े पे लेबल होता है, वो सारी चीज़ें बताता है। किस चीज़ से मिल करके ये आपका फैब्रिक बना है, उस पर किस तरह की फिनिशिंग हुई है, और आपको धोते समय क्या क्या इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। आप देखेंगे किसी बढ़िया ब्रांड के या वैसे भी कपड़े लेबल पे देखेंगे तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि इस तरह का कुछ। ओके, अगला प्रश्न है, कौन से विटामिन की कमी से किसी व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस में विकास के परिणाम स्वरूप होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन के। हम सभी जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन बी। पोर ऑफ बोन्स है, मतलब कि हड्डियां क्या होने लगती हैं? पोर होने लगती हैं, जैसे थोड़ा मोटी मोटी सी इस टाइप की हो जाती हैं, वहाँ पे भुरभुरी और कमज़ोर जैसी हैं। तो विटामिन डी की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। हाँ, ये भी आपको याद रखना है कि ऑस्टियोपोरोसिस वयस्क में होता है, ठीक है, और रिकेट्स बच्चों में होता है। अस्थियाँ निशक्त, कमज़ोर व भुरभुरी हो जाती हैं तथा सामान्य सी चोट लगने व गिर जाने पर टूट जाती हैं। टूटी हुई अस्थियाँ जल्दी नहीं जुड़ती हैं। और जो ये आपका ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस 2 प्रकार का होता है। एक तो
हार्मोन की कमी से और दूसरा आहार में विटामिन डी एवं कैल्शियम। डी के साथ में क्या आपका कैल्शियम, विटामिन डी के साथ किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यक कमी के कारण ये आपको कौन सी बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। तो एक हार्मोन की कमी हो गई और विटामिन डी और कैल्शियम की आहार में कमी के कारण हो जाती है। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है, ग्लाइसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी ग्लाइसिन है ये हमारा क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। अच्छा, वो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या है, मतलब एसेंशियल अमीनो एसिड्स वे अमीनो एसिड्स हैं जिनकी हमें अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, वो हमारी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ, आप वैसे तो सभी ने पढ़ा होगा लेकिन एक बार मैं बता देती हूँ आपको कि आपके हमारे बॉडी में जो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं वो कौन कौन से हैं, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइल एनालिन, बैलिन, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो ये क्या है, 10 प्रकार के हैं और ये हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। टमाटर में लाल रंग क्यों होता है, फ्लेविन और फ्लेविनॉइड, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन और उपयुक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं कि जो आपका टमाटर का जो लाल रंग है वो क्या है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। लाइकोपिन तथा एंथोसाइनिन 2 तत्व होते हैं, एंथोसाइनिन और अगर लाइकोपिन भी होता तब भी वो क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाता, लाइकोपिन आप लिख लीजिएगा। ओके, ये भी करेक्ट आंसर। निम्न वसा में से कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है, पशु वसा, ट्रांस वसा, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। ट्रांस तो बिल्कुल ही नहीं माना जाएगा, ट्रांस तो बहुत बुरा वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद पशु एनिमल वाला ये पूछ रहा है कि वसा में से कौन सा सबसे अच्छा माना जाता है, तो ये यहाँ पर असंतृप्त वसा, मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। अगला है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है, थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ से होता है, तो जो हमारी थायरॉक्सिन हार्मोन है उसके लिए पूछा है थायराइड ग्रंथ से, पैराथायराइड, यकृत से और अमाशय से। तो हम सभी जानते हैं कि थायरॉक्सिन नामक थायराइड ग्रंथ से ही थायरॉक्सिन नामक उसका आपका क्या बोलेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है। अगला प्रश्न है, भोजन में सोडियम की अधिक मात्रा से क्या हो जाता है, निम्न रक्तदाब, बार बार मूत्र विसर्जन, रक्तदाब का बढ़ना, बार बार पसीना आना। हम सभी जानते हैं भोजन में हमारे सोडियम अगर ज़्यादा हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। जिसको भी किडनी की, यकृत की या बीपी की बीमारी होती है तो उन सभी में क्या करते हैं, हम सोडियम पर नियंत्रण करते हैं। गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित आहारिक मात्रा कितनी है, तो ये हमारी 2010 में भी 40 mg थी भाई और 2020 में भी 40 mg है। ठीक, ICMR 2020 में भी ये 40 mg पर डे ही है। ठीक है, तो इसकी आपको वो चेंज नहीं करनी है। शरीर के टिश्यू में पानी जमा होने को क्या कहते हैं, हम सभी जानते हैं कि शरीर के टिश्यू में क्या होता है, पानी जमा जब होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं एडिमा। एडिमा शरीर में प्रोटीन की कमी, सूजन से हो जाता है। शरीर की कोशिकाओं एवं ऊतकों में पानी भर जाता है। सूजन सर्वप्रथम पंजों एवं पैरों पर आती है। सूजन के कारण बच्चे तंदुरुस्त हैं, हाथ पाँव मोटे मोटे फूले से दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि बच्चा मोटा हो गया लेकिन सच में वो मोटा नहीं होता है। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि जलडाल, फिनॉल सल्फ्यूरिक एसिड विधि और क्या है, सेक्सलेट विधि। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि जो जलडाल परीक्षण है, जलडाल जो विधि है वो प्रोटीन के विश्लेषण की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। और प्रोटीन क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पहला स्थान ग्रहण करने वाला। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग में होने वाली विधि जलडाल विधि है। प्रोटीन का हमारे आहार में क्या बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम जानते हैं शरीर की वृद्धि करना और महत्वपूर्ण क्रियाओं पर को नियंत्रण रखना और अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी प्रोटीन हमारे शरीर में मतलब स्टोर रहती है। वस्त्रोपयोगी रेशों के आपस में सटने की क्षमता के गुण में कौन से कारक उत्तरदायी हैं, तो उसमें कौन से आपके रेशे की सूक्ष्मता एवं सतह की प्रकृति, रेशे की लंबाई एवं कटाई के दौरान। तो हम जानते हैं क्या कोहेसिवनेस क्या है, आपस में जुड़ने। तो जितना ही धागा महीन होगा उसकी सतह जितनी ही ज़्यादा मतलब वो होगी समतल होगी, उतना ही ज़्यादा रेशे आपस में सटेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है।
अब यहाँ पर जो ए है तो कूट में केवल ए, यही हमारा क्या होता है, करेक्ट हो जाता है। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना है, ठीक है। प्रोटीन किससे मिलकर के बना है, तो सल्फर से, नाइट्रोजन से, अमीनो एसिड से, में से कोई नहीं। हम जानते हैं कि प्रोटीन की फंडामेंटल इकाई क्या है, अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन किससे मिलकर के बना है, अमीनो एसिड से। भोजन के गैर पोषकीय घटक कौन से हैं, रेशे या रफे, जल, वर्ण यौगिक, उक्त सभी। तो भोजन के जो हमारे जो गैर पोषणीय मतलब जिससे कि हमें कोई पोषण नहीं प्राप्त होता, लेकिन फिर भी क्या ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं, तो यहाँ पर उक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। रफेज हम सभी जानते हैं, जल, वर्ण यौगिक मतलब जो फूड में पिगमेंट्स पाए जाते हैं उनकी बात यहाँ पर कर रहा है। तो जैसे कैरोटीनॉइड्स, डाइथियोलेथियोन, फ्लेवोनाइड्स, विटामिन जैसे फोलेट, सी और ई आदि। तो ये सब क्या है, हमारे ये गैर पोषकीय घटक हैं जो कि हमें क्या करते हैं, वैसे तो डायरेक्टली ये हमारे शरीर में कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर की मतलब क्रियाओं को नियमित करने का कार्य बहुत ही अच्छे से करते हैं। दूध का पाचकीकरण रोगाणु जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है, हाँ किया जाता है। दूध में लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के लिए इसका परीक्षण किया जाता है, नहीं। क्या लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के लिए परीक्षण किया जाता है, नहीं। पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए की जाती है। पाश्चराइजेशन दूध है एग, मिल्क एंड एग दोनों का होता है। तो यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। HACCP मतलब ये क्या है, खाद्य सुरक्षा तंत्र है, उपभोक्ता कानून है और आपका कृषि विपणन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो हैकअप है वो कुछ भी नहीं है, क्या हमारा खाद्य सुरक्षा कानून है। और जो हैकअप है इसका फुल फॉर्म भी आप नोट कर लें, आपको मालूम ही होगा। इसमें हैकअप में कितने स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं। और इसका फुल फॉर्म है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है, कि नोट कर लें आप इसको, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ओके। और ये इसके हैकअप के 7 स्टेप हैं। कभी फिर क्वेश्चन में आया तो 7 स्टेप्स का भी डिस्कशन करेंगे। प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा है, तो आप प्रोटीन से, इसमें कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, प्रोटीन से हो रहा है। प्रोटीन में नाइट्रोजन रहता ही है, तो इसलिए क्या यहाँ पर नाइट्रिल, यहाँ पर आप इसको याद कर लें, नाइट्रिल, ठीक। और नोवेलाइड है, एजनान है, विरियल है, तो ये सब कुछ नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आपका प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा क्या है, नाइट्रिल है। बालक में कौन सी अवस्था को मनोवैज्ञानिक अवस्था का है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत ही संवेदनशील अवस्था 12 से 18 वर्ष की, और ये किशोरावस्था को मनोवैज्ञानिक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। स्टैनले हॉल ने इसे तूफानी अवस्था कहा। मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है, कब्ज को रोकती है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाती है, दृष्टि को सुधारती है, ऊतकों की मरम्मत करती है। तो हम सभी जानते हैं बॉडी बिल्डिंग का काम किसका है, प्रोटीन का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है। कब्ज को रोकना फाइबर का काम है, हड्डियों दांतों को का वो करना विटामिन डी एंड कैल्शियम। दृष्टि की बात अगर हम करते हैं तो विटामिन ए होता है। अच्छा, विटामिन ए जो होता है हमारा विजन के साथ स्किन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कभी आ जाए विजन एंड स्किन तो आप उसको सिर्फ ये नहीं सिर्फ विजन लगाएं, ओके। क्वाशियार्कर किसकी कमी से होता है, प्रोटीन, कैलोरी, प्रोटीन और तथा कैलोरी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो क्वाशियार्कर है वो हमारा प्रोटीन और कैलोरी ये हमारा क्वाशियार्कर प्रोटीन की कमी से होता है। अच्छा, अगर इसी की जगह मेरास्मस होता तो प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों आंसर होता, ठीक है। तो ये प्रोटीन की कमी से होता ही है क्वाशियार्कर। और जब हम पढ़ेंगे कि आपका मेल न्यूट्रिशन के बाद में PEM प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उसमें आपका क्वाशियार्कर और मेरास्मस दोनों आता है, जिसमें कि प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी होती है। तो मैंने आज आपको ये 40 प्रश्न करवा दिए हैं, उसके आगे भी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाने की कोशिश करूँगी। और आप प्लीज़ कमेंट करें, बताएं मुझे कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा, ये ठीक है या इसको कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आप बताएँ। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, keep learning, keep growing. Bye.